रज्जब तैयब एर्दोगान तुर्की के मौजूदा सदर और आज की दुनिया के सबसे मुतनाज़िया और ताकतवर रहनुमाओं में से एक हैं। एर्दोगान एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने मुल्क को 2001 के शदीद इक़्तिसादी बहरान से निकालकर एक उभरती हुई आलमी ताकत बनाने में मरकजी किरदार अदा किया। उनकी सियासत, उनकी तरक्याती हिकमत अमली, उनके तनाज़ात और तुर्की को कहां से कहां तक ले जाने की कहानी न सिर्फ तुर्की की जदीद तारीख बल्कि आलमी सियासत की एक दिलचस्प मिसाल है। एर्दोगान 26 फरवरी 1954 को इस्तांबुल के गरीब मोहल्ले कासिम पाशा में पैदा हुए। उनके वालिद अहमद एर्दोगान तुर्की के कोस्ट गार्ड में मुलाजिम थे, जबकि वालिदा एक दीनदार घराने से ताल्लुक रखती थी। खानदान असल में रेजे के इलाके से था जो बहर असवद के साहिल पर वाक़ है, और उनके आबाओ अजदाद में जॉर्जियाई और यूनानी नस्ल के आसार भी मिलते हैं, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया। बचपन गुर्बत में गुजरा। घर में 7 अफराद एक छोटे से घर में रहते थे। एर्दोगान ने बचपन में रोटी और टाफी बेचकर घर का हाथ बटाया, मगर तालीम को कभी नहीं छोड़ा। वो इब्तदाई तालीम कासिम पाशा के स्कूल से हासिल करते रहे और फिर इमाम हातिब स्कूल में दाखिल हुए, जो मजहबी तालीम पर जोर देता था। ये स्कूल तुर्की के सेक्युलर रियासत में मजहबी नौजवानों को तरबियत देता था और एर्दोगान की शख्सियत पर गहरा असर छोड़ा। स्कूल के दिनों में वो फुटबॉल खेलते थे और एक सेमी प्रोफेशनल फुटबॉलर के तौर पर 1969 से लेकर 1982 तक खेलते रहे। इस्तांबुल के मकामी क्लब कासिम पाशा के लिए खेले और आज भी इस क्लब का स्टेडियम उनके नाम से मंसूब है। तालीम मुकम्मल करने के बाद एर्दोगान ने मरमरा यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की। उनके यूनिवर्सिटी के दिनों में उनका ताल्लुक नेक मतीन एर्बकान से हुआ, जो तुर्की के पहले इस्लाम पसंद वजीर आजम थे। एर्बकान की तहरीक मिल्ली इस्लाम पार्टी और बाद में रफाह पार्टी में शामिल होकर एर्दोगान ने सियासत का आगाज किया। 1970 की दहाई में वो नौजवानों की तहरीक में फाल रहे और इस्लाम पसंद सियासत के उसूलों पर कारबंद रहे। 1980 की फौजी बगावत के बाद तुर्की की सियासत में तब्दीलियां आई, मगर एर्दोगान ने अपने रास्ते को नहीं छोड़ा। 1994 के बल्दियाती इंतखाबात में वो इस्तांबुल के मेयर मुंतखब हुए। उस वक्त इस्तांबुल एक बड़ा शहर था, मगर पानी की किल्लत, ट्रैफिक, गंदगी और जराइम की वजह से बदनाम था। एर्दोगान ने सिर्फ 4 साल में शहर की सूरत बदल दी। उन्होंने पानी की सप्लाई बढ़ाई, बस सर्विस को जदीद बनाया, पार्क्स और सब्जाजार बढ़ाए, गरीब इलाकों में तरक्याती काम किए और शहर को साफ सुथरा बनाया। अवाम ने उन्हें हीरो की नजर से देखा, क्योंकि इस्तांबुल जैसे अजीम शहर को चलाना कोई आसान काम नहीं था। मगर उनकी कामयाबी ने सेक्युलर एस्टेब्लिशमेंट को परेशान किया। 1997 में एक रैली में उन्होंने एक मशहूर नज़म पढ़ी, जिसमें मीनार हमारे नेज़े, गुंबद हमारे खैमे जैसे अल्फाज थे, जो फौजी हुकूमत के नजदीक इस्लाम पसंदी की अलामत समझे गए। नतीजा ये हुआ कि 1998 में उन पर मुकदमा चला, उन्हें 4 माह कैद की सजा हुई और सियासत से पाबंद कर दिया गया। ये जेल का वक्त एर्दोगान की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। जेल में वो मजीद मजबूत हुए और आवाम में उनकी मकबूलियत आसमान को छूने लगी। जेल से रिहाई के बाद 2001 में एर्दोगान ने अपने साथियों के साथ अदल व तरक्की पार्टी यानी AKP की बुनियाद रखी। ये पार्टी रिवायती इस्लाम पसंद पार्टियों से अलग थी। उसने इस्लाम को बुनियाद बनाया, मगर जमहूरियत, मुआशी इस्लाहात और यूरोपीय यूनियन की तरफ रुझान को अपनाया। 2002 के आम इंतखाबात में AKP ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। पार्टी ने 34% वोटों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली। अब्दुल्ला गुल वजीर आजम बने, मगर 2003 में आइन में तरमीम के बाद एर्दोगान पार्लियामेंट के रुकन बने और वजीर आजम का ओहदा संभाला। उस वक्त तुर्की 2001 के मुआशी बहरान से गुजर रहा था। लीरा की कदर गिर चुकी थी, महंगाई 30% से ऊपर थी, बेरोजगारी बुलंद थी और IMF का कर्ज $23.5 बिलियन था। एर्दोगान ने फौरी तौर पर मुआशी इस्लाहात शुरू की। उन्होंने IMF का प्रोग्राम जारी रखा, मगर उसे तुर्की की जरूरियात के मुताबिक ढाला। निजी शोबे को फरोग दिया, प्राइवेटाइजेशन किया, गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब किया और रेगुलेशंस कम की। नतीजा ये हुआ कि 2002 से 2012 तक हकीकी GDP में 64% इजाफा हुआ, फीकस आमदनी 43% बढ़ी और औसत सालाना तरक्की 3.6% रही। महंगाई 32% से कम होकर 9% रह गई। IMF का कर्ज मुकम्मल तौर पर अदा कर दिया गया और तुर्की IMF से कर्ज
لینے والے ملک سے قرض دینے والا ملک بن گیا۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں نے ترکی کی ساتھ بڑھائی اور کریڈٹ ڈیفالٹ ریکارڈ کم سطح پر آ گئے۔ اردگان کی وزارت عظمیٰ کے پہلے دور میں ترکی کی ترقی کی رفتار تیز ہوئی۔ انہوں نے انفراسٹرکچر پر بھاری سرمایہ کاری کی، ہائی سپیڈ ریلوے بنائے، نئے ایئرپورٹس تعمیر کیے، بوغاچی پر تیسرا پل اور تیسرا ہوائی اڈہ یعنی استنبول ایئرپورٹ جیسے عظیم منصوبے شروع کیے۔ توقی نامی ہاؤسنگ اتھارٹی کے ذریعے لاکھوں گھر بنائے جو غریب طبقے کے لیے تھے۔ تعلیم اور صحت کے شعبے میں اصلاحات کی، مذہبی اسکولوں کے طلباء کو یونیورسٹی داخلے میں آسانی دی اور ہیڈ اسکارف پر پابندی ختم کی۔ یہ اقدامات ترکی کی روایتی سیکولر اشرافیہ کے لیے چیلنج تھے، مگر عوام کی بڑی تعداد اور خاص طور پر دیہی اور مذہبی طبقات ان سے خوش تھی۔ 2005 میں یورپی یونین کے ساتھ شمولیت کے مذاکرات شروع ہوئے جو ترکی کی تاریخ میں ایک اہم کامیابی تھی۔ اردگان کی خارجہ پالیسی صفر مسائل پر مبنی تھی، جس میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات، عرب دنیا میں اثر و رسوخ اور عالمی فورمز پر ترکی کی آواز بلند کرنا شامل تھا۔ 2007 اور 2011 کے انتخابات میں AKP نے دوبارہ بھاری اکثریت حاصل کی، معیشت میں ترقی جاری رہی، غربت کم ہوئی اور ترکی دنیا کی 17ویں بڑی معیشت بن گیا، مگر کامیابی کے ساتھ تنازعات بھی بڑھتے گئے۔ 2013 میں گیزی پارک احتجاج نے اردگان کی حکومت کو شدید چیلنج کیا۔ استنبول کے گیزی پارک میں درخت کاٹنے کے خلاف شروع ہونے والا احتجاج جلد ہی حکومت مخالف تحریک بن گیا۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، پولیس نے زوردار کارروائی کی، کئی ہلاکتیں ہوئی اور بین الاقوامی سطح پر تنقید ہوئی۔ اردگان نے اسے بیرونی سازش قرار دیا اور سخت رویہ اپنایا۔ یہ واقعہ ان کی حکومت کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنا اور انہوں نے مخالفین کو دبانے کا سلسلہ شروع کیا۔ 2014 میں اردگان صدر منتخب ہوئے۔ یہ ترکی کی تاریخ میں پہلی بار براہ راست عوامی ووٹ سے صدارتی انتخاب تھا۔ اب وہ وزیر اعظم بن گئے اور طاقت مزید مرکز میں آ گئی۔ 2016 کا فوجی بغاوت کا ناکام انقلاب ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ 15 جولائی کی رات حکومت کے ایک دھڑے نے حکومت پر قبضہ کی کوشش کی۔ اردگان فیس ٹائم پر عوام سے اپیل کرتے رہے، لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے اور بغاوت ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد اردگان نے فیٹو فتح اللہ گولن نیٹ ورک کو مورد الزام ٹھہرایا۔ ہزاروں فوجی، جج، استاد، صحافی اور سرکاری ملازمین کو گرفتار یا برطرف کیا گیا۔ ایمرجنسی نافذ کی گئی جو کئی سال جاری رہی۔ یہ کارروائیاں انسانی حقوق کی تنقید کا باعث بنی، مگر اردگان کے حامیوں کے نزدیک یہ ملک کو بچانے کا اقدام تھا۔ 2017 کے ریفرنڈم میں آئین میں ترامیم منظور ہوئی، جس سے پارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی نظام آ گیا۔ صدر کو وسیع اختیارات مل گئے، پارلیمنٹ کی طاقت کم ہوئی اور عدلیہ پر حکومت کا اثر بڑھا۔ 2018 کے انتخابات میں اردگان دوبارہ صدر منتخب ہوئے اور نئے نظام کے تحت حکومت چلانے لگے۔ معاشی طور پر 2010 کی دہائی کے آخر اور 2020 کی شروعات میں چیلنجز سامنے آئے۔ لیرا کی قدر میں گراوٹ، مہنگائی میں اضافہ 2022 میں 72% تک پہنچی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھا، مگر اردگان نے کم سود کی پالیسی پر اصرار کیا جو ان کی مقامی اور قومی معیشت کے فلسفے کا حصہ تھا۔ انفراسٹرکچر کی رفتار جاری رہی۔ 2023 کے انتخابات میں وہ تیسری بار صدر منتخب ہوئے۔ یہ ان کی 20 سالہ حکمرانی کو مزید 5 سال کے لیے بڑھانے والا تھا۔ 2024-2025 میں ترکی کی معیشت 3.3% کی شرح نمو کے ساتھ آگے بڑھی۔ GDP $1.3 ٹریلین سے تجاوز کر گیا اور فی کس آمدنی $15,000 کے قریب پہنچ گئی۔ 2002 کے مقابلے میں GDP 10 گنا سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ غربت 20% سے کم ہو کر 8 سے 7% رہ گئی۔ لاکھوں نوکریاں پیدا ہوئیں، سیاحت، دفاع اور ٹیکنالوجی کے شعبے ابھرے۔ ترکی نے اپنے ڈرونز دنیا بھر میں مشہور کیے اور دفاعی صنعت کو خود مختار بنایا۔ اردگان کی خارجہ پالیسی نے ترکی کو علاقائی طاقت بنا دیا۔ شام کی خانہ جنگی میں انہوں نے تقریباً 40 لاکھ مہاجرین کی میزبانی کی، کرد ملیشیا کے خلاف آپریشنز کیے اور داعش کے خلاف لڑائی میں کردار ادا کیا۔ روس کے ساتھ تعلقات بہتر کیے مگر نیٹو کا حصہ رہے۔ فلسطین اور غزہ کے لیے آواز بلند کی جبکہ اسرائیل کے ساتھ تناؤ رہا۔ یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوئے مگر تجارت جاری رہی۔ 2024 کے آخر میں شام میں اسد رجیم کے خاتمے کے بعد ترکی نے علاقائی کردار ادا کیا اور کرد فورسز کے ساتھ امن کی کوشش کی۔ 2025 اور 2026 میں کرد امن عمل دوبارہ شروع ہوا جس میں PKK کے ہتھیار ڈالنے کی باتیں ہوئی، مگر تنازعات بھی کم نہیں۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ میڈیا پر 90% حکومت کا کنٹرول ہے، صحافیوں اور سیاستدانوں پر دباؤ ہے، عالمی عدلیہ آزاد نہیں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ 2025 میں استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو جیسی مخالف شخصیات کی گرفتاریاں ہوئیں جو 2018
2028 के इंतखाबात से पहले सियासी मंजर को तब्दील करने की कोशिश समझी गई। उर्दगान ने उन तनकीदों को बैरूनी साजिश करार दिया और कहा तुर्की को मजबूत रखने के लिए सख्त इकदामात जरूरी है। उर्दगान ने तुर्की को सेकुलर कमालियत पसंद रियासत से एक कदामत पसंद, अवाम पसंद और इलाकाई ताकत वाली रियासत में तब्दील किया। उनकी जाती जिंदगी भी सादा रही। 1978 में अमीना गुलबहारान से शादी की। उनके 4 बच्चे हैं और मुतअद्दिद नवासे हैं। वो दीनदार हैं, मस्जिदों की तामीर को फरोग देते हैं और तुर्की को निया तुर्की कहते हैं। उर्दगान उस्मानी विरसे पर फख्र करते हैं। मुआशी तरक्की के अलावा उन्होंने तालीम, सियात और समाजी बहबूद पर भी तवज्जो दी। लाखों तलबा को वज़ाइफ दिए, हस्पताल बनाए और गरीब तबकात को सब्सिडी दी। मगर ये तरक्की एक तरफ है जबकि मुआशरती तकसीम दूसरी तरफ। तुर्की आज ज्यादा कुतबी हो चुका है। सेकुलर और मजहबी, शहरी और देही, तुर्क और कुर्द के दरमियान फासले बड़े हैं। मुआशी चैलेंजेस जैसे महंगाई और लीरा की कदर में उतार चढ़ाव अवाम को मुतासर करते रहे। मगर मजमूई तौर पर 2002 से अब तक तुर्की की मईशत ने जो सफर तय किया वो हैरान कुन है। जहां 2001 में मुल्क दिवालिया होने के करीब था, वहां 2026 में ये G20 का रुकन, आलमी मईशत की 16वीं बड़ी ताकत और इलाकाई रहनुमा है। उर्दगान की सियासत में अवाम पसंदी, इस्लाम पसंदी और कौम परस्ती का इम्तजाज है। वो अवाम से बराह रास्त जुड़ते हैं, सोशल मीडिया और तकरीरों के जरिए बात करते हैं। तनाज़ात में उन पर आमरीत, प्रेस की आज़ादी की खिलाफ वर्जी और कुर्द मसले पर सख्त रवैये की तनकीद होती रही है। मगर हामी कहते हैं कि ये सब मुल्क की सालमियत और तरक्की के लिए जरूरी था। 2016 के बाद से तुर्की में हजारों इदारों को बंद किया गया, लाखों लोगों पर मुकदमात चले मगर मुल्क में इस्तेहकाम रहा। खारजा पॉलिसी में तुर्की ने लीबिया, अजरबैजान, कतर और अफ्रीका में अपना असर और रसूख बढ़ाया। यूक्रेन जंग में सालसी का किरदार अदा किया और अनाज मुआहदे में अहम किरदार अदा किया। आज उर्दगान की उम्र 72 साल है। सियात के बारे में अफवाहें हैं मगर वो अब भी फाल है। 2028 के इंतखाबात में वो दोबारा हिस्सा नहीं ले सकते मगर आइन में तरमीम की बातें हो रही है और जान नशीनी के बहस में उनके बेटे बिलाल, दामाद सल्जूक और वजीर खारजा हाकान फिदान का नाम लिया जा रहा है। उर्दगान ने तुर्की को जहां से उठाया वो एक बहरान ज़दा फौजी मुदाखलतों वाला मुल्क था। जहां वो इसे लेकर गए वो एक खुद मुख्तार, तरक्की याफ्ता और इलाकाई ताकत वाला मुल्क है जो यूरोप और एशिया के दरमियान पुल का किरदार अदा करता है। उनकी 23 साल हुक्मरानी ने तुर्की की GDP को 10 गुना से ज्यादा बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाया, गुर्बत कम की और तुर्की को आलमी स्टेज पर नुमाया किया। मगर उसके साथ जमहूरियत की कमजोरी, इंसानी हुकूक के मसाइल और मुआशरती तकसीम भी बढ़ी। ये कहानी कामयाबी और तनाज़े दोनों की है। जहाँ एक शख्स ने अपने विजन से मुल्क को बदल दिया मगर उस बदलाव की कीमत भी अदा की गई। आज तुर्की को उर्दगान के बगैर सोचना मुश्किल है और उनका विरसा आइंदा नस्लों तक रहेगा। उनकी सियासत न सिर्फ तुर्की बल्कि मुस्लिम दुनिया और आलमी सियासत पर गहरा असर छोड़ा है। वो एक ऐसे रहनुमा है जिनकी तारीफ और तनकीद दोनों बराबर होती है मगर उनके कारनामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुर्की आज जहाँ खड़ा है वो उर्दगान की मेहनत, हिकमत और अज़्म का नतीजा है।